प्रिय विद्यार्थियों, हमने इससे पहले जैसे कि राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों के अंतर्गत विधायी शक्तियाँ पढ़ी थी। अब इस वीडियो के अंदर हम वित्तीय शक्तियों अर्थात फाइनेंशियल पावर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, राष्ट्रपति अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक आय और व्यय का विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है। यानी कि प्रत्येक एक वर्ष का जो आय व्यय, कितनी आय हुई है, इनकम हुई है, कितना खर्चा हुआ है, इस आय व्यय के विवरण को बजट भी बोलते हैं। आम भाषा के अंदर इसको बजट कहा जाता है। अनुच्छेद 112 के अंतर्गत राष्ट्रपति, ये ध्यान रहे, राष्ट्रपति 112 के अंतर्गत वार्षिक आय व्यय का विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है। अब ये अपने अधीन अधिकारियों के द्वारा प्रस्तुत करता है, वो अलग बात है, लेकिन जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के अंतर्गत ही है, राष्ट्रपति को ही है। अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक, ये वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत आता है। इसके बाद देखिए, बिना राष्ट्रपति की अनुमति के किसी भी प्रकार की धन की मांग संसद नहीं कर सकती। अनुच्छेद 113, यानी कि अगर संसद के अंतर्गत या संसद में धन की मांग की जाती है तो उससे पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेना आवश्यक है। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के किसी भी प्रकार के धन की मांग नहीं की जा सकती है। ये अनुच्छेद 113 के अंतर्गत है, ध्यान रहे। इसके बाद है कि बिना राष्ट्रपति की अनुमति से संसद में कोई भी वित्त विधेयक, फाइनेंशियल बिल जो है, फाइनेंशियल बिल, वो प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 117(1), कोई भी वित्त विधेयक, किसी भी प्रकार का कर से संबंधित, टैक्स से संबंधित विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 117(1) के अंतर्गत भारत की जो संचित निधि है, कॉन्सोलिडेटेड फंड, उसमें से व्यय करने की अनुमति भी राष्ट्रपति ही देता है। यदि भारत की सरकार संचित निधि से व्यय करना चाहती है तो इसकी अनुमति राष्ट्रपति से लेना आवश्यक है। फाइनेंशियल जो पावर्स हैं, वित्तीय जो शक्तियां हैं, उसी के अंतर्गत देखिए, भारत का राष्ट्रपति वित्त आयोग के सदस्यों, जो फाइनेंशियल कमीशन होता है, फाइनेंस कमीशन होता है जो, और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सीएजी, कैग, जिसे शॉर्ट रूप में कैग बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इन पदाधिकारियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। देखिए, वित्त आयोग और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग, इन सब की नियुक्ति वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत ही आती हैं और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और इनके द्वारा जो तैयार रिपोर्ट है, प्रतिवेदन है, सीएजी के द्वारा तैयार रिपोर्ट, वित्त आयोग के द्वारा तैयार रिपोर्ट, इन रिपोर्ट को या इन प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है, संसद में पेश करता है। राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिश पर, फाइनेंस कमीशन की सिफारिश पर आयकर, इनकम टैक्स और अन्य कर, जो भी कर है, उनका बंटवारा संघ और राज्यों में वितरित करवाता है, बंटवाता है, वित्त आयोग की सिफारिश पर। देखिए, जो वित्त आयोग होता है वो सिफारिश करेगा, उसकी सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति जो है इनकम टैक्स को और बाकी और इसके अलावा जो टैक्स हैं उनका बंटवारा केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों में बंटवाता है। ये अधिकार राष्ट्रपति का है। इसके बाद देखिए, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ, जुडिशियल पावर्स, इसके बारे में देखिए, हम इससे पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन विशेष रूप से जब आपसे सवाल किया जाएगा न्यायिक शक्तियों के बारे में, तो जो इसमें दे रखा है वही बातें आपको न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत लिखनी है। तो अनुच्छेद 72, आर्टिकल 72 के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी सजा प्राप्त व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है। बहुत खास बात है, यानी कि राष्ट्रपति की जो क्षमादान करने की शक्ति है किसी भी अपराधी को, वो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बाद में यदि कहीं जाया जा सकता है तो राष्ट्रपति के पास जाया जा सकता है। ये बात अलग है कि मैं आपको अगले चैप्टर के अंदर बताऊंगा। अपील का जो सुप्रीम अदालत है, अपील का जो सुप्रीम न्यायालय है, वो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, राष्ट्रपति नहीं होता है। लेकिन
राष्ट्रपति के पास में क्षमादान के लिए किसी व्यक्ति के द्वारा जाया जा सकता है जो अपराधी होता है, उसको अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है। इसके बाद देखिए, राष्ट्रपति न्यायालयों द्वारा दी गई सजा को, इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 72 के अंतर्गत क्या प्रावधान है, न्यायालयों के द्वारा दी गई जो सजा है उसको क्षमा कर सकता है। नंबर 1, उस सजा को या उस दंड को कम कर सकता है। जैसे किसी को 20 साल की सज़ा है या 10 साल की सज़ा है तो उसको कम कर सकता है, 10 साल की सज़ा को 5 साल में बदल सकता है। दंड को बदल सकता है, जैसे किसी को मृत्युदंड दिया गया है तो उस मृत्युदंड को वो आजीवन कारावास में बदल सकता है। तो ये सारे के सारे जो मतलब कि प्रावधान है ये अनुच्छेद 72 के अंतर्गत है, राष्ट्रपति के क्षमादान करने की शक्ति के अंतर्गत। इसके बाद इस प्रकार की शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति देखिए 3 प्रकार के मामलों में कर सकता है। क्षमादान से संबंधित जो शक्तियां हैं वो 3 प्रकार के मामले होंगे। 3 प्रकार के मामले क्या होंगे? दंड यदि किसी सैनिक न्यायालय ने दिया हो, यानी कि किसी सैनिक न्यायालय ने, आर्मी कोर्ट्स ने दिया हो, या कोई भी सैनिक न्यायालय हो सकता है, चाहे नेवी का हो, एयरफोर्स, आर्मी से संबंधित, यदि उन्होंने दिया हो, ऐसे अपराधों के लिए। नंबर 2, जो संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, यानी कि केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका के अंतर्गत ऐसे अपराध जो आते हैं उनमें क्षमादान दे सकता है। या फिर पूरे देश के अंतर्गत यदि ऐसे मामले जिनमें मृत्युदंड मिला हो किसी भी अपराधी को, तो इन 3 प्रकार के मामलों के अंतर्गत वो ये क्षमादान की शक्ति का राष्ट्रपति प्रयोग कर सकता है। इन सभी शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति अपने अधीनस्थ मंत्रियों के परामर्श से करेगा। ये देखिए, ये पर यहाँ पर ध्यान दें, खुद राष्ट्रपति की ये स्वविवेकीय शक्तियाँ नहीं है, वो अपने दिमाग से इनका प्रयोग नहीं करेगा खुद स्वयं। ये सब शक्तियों का प्रयोग वह अधीनस्थ मंत्रियों के परामर्श से करेगा, यानी कि मंत्री परामर्श देंगे या मंत्री सलाह देंगे, उसके बाद ही राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा। और देखिए, इन मामलों को देखिए नहीं, लगभग सभी मामलों में राष्ट्रपति तभी अब कोई अपनी शक्ति का प्रयोग करता है जब अधीनस्थ मंत्री उसको परामर्श देते हैं। धन्यवाद। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति अगले वीडियो में बता रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि मैं जब अभी इस चैप्टर से संबंधित मैं काम बताऊंगा उसको समय पर आप पूरा करें। व्हाट्सएप पर ही मैसेज करने से ही मतलब औपचारिकता पूरी नहीं होगी। इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ध्यान दें कि जो काम दिया जाता है उसको आप समय पर करें, जिससे कि नियमितता बनी रहे। थैंक यू।